सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है। आपको बताना है कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो स्पंदन में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्लेटलेट्स। आपको बता दें कि रक्त में पाई जाने वाली रुधिर प्लेटलेट्स स्वयं टूटकर रक्त का थक्का जमने में मदद करती है और रक्त में इनकी मात्रा 2 से 5 लाख प्रति घन मिमी होती है और इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन प्रतिरक्षी बनते हैं। आपको बताना है, 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन है जो प्रतिरक्षी बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी लसिका। लसिका में प्रतिरक्षी बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अंतःस्त्रावी तंत्र। बता दें कि मानव शरीर के अंतःस्त्रावी तंत्र द्वारा हार्मोन स्त्रावित तथा नियंत्रित होते हैं और हार्मोन मुख्यतः एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एस्ट्रोजेन। बता दें कि एस्ट्रोजेन हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है जबकि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन को ही मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्त्रावित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह क्या स्त्रावित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जिगर से यानी लीवर से। बता दें कि पित्त जो कि यकृत में स्त्रावित होता है तथा पित्ताशय में संग्रहित होता है और यह एक हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसका मुख्य कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन करना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने गणित के एक 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का ई बुक तैयार करवाया है जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए सुपर गेस क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप इसे जरूर से जरूर ले लीजिए। इसमें 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि साधारण वे में और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया गया है जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। तो आप इस ई बुक को जरूर से जरूर ले लीजिए दोस्तों। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और हमारा ई बुक है जीके का 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक, ऑल इन वन टॉपिक है दोस्तों। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो इस ई बुक से बाहर चला जाए। इस ई बुक में आपको क्वेश्चन आंसर विथ डिटेल के साथ समझाया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मदद करेगी। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप उसे आसानी से ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अम्ल का स्वाद होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि जो अम्ल होता है उसका स्वाद इनमें से कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खट्टा। बता दें कि जो अम्ल का स्वाद होता है वो खट्टा होता है जैसे साइट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड आदि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताना है दोस्तों कि जो ट्रेडमिल टेस्ट है कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हृदय, हार्ट। ट्रेडमिल टेस्ट हृदय की असामान्य धड़कन, हृदय को ऑक्सीजन, रक्त की कमी, धमनी के रोग, हृदय की अनियमितता, लयबद्धता का पता लगाने का परीक्षण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है। आपको बताना है जो वृद्धि हार्मोन होता है उसका स्त्रावण इनमें से किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पिट्यूटरी। बता दें कि जो वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है और पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों का नियंत्रक ग्रंथि होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है
मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि इंसुलिन के उपापचय को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शर्कराओं। बता दें कि इंसुलिन जो कि अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से स्रावित होता है और शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। RH कारक एक शब्द है जिसे हम खाली स्थान के संबंध में सुनते हैं। आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आपको बताना है कि जो RH कारक एक शब्द है जिसे हम किसके संबंध में सुनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रक्ताधान। आपको बता दें कि रक्त समूहों की जो खोज हुई थी वर्ष 1901 में ऑस्ट्रियाई मूल के अमेरिकी जीव वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात करें RH जो कि एक एंटीजन है जो RBC में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों लेके आ गया है अभ्यास रेलवे ग्रुप डी का बैच, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट है, जो आपको पूरा सिलेबस दोस्तों आपको कवर कराएगा, जो टॉप एजुकेटर के माध्यम से कवर किए जाएंगे। आपको सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में दिए जाएंगे और आपको रेज हैंड जो कि करने का फीचर भी अवेलेबल रहेगा। इसके साथ दोस्तों NTPC CBT 2 के लिए स्पेशली बैच दोस्तों 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, लक्ष्य बैच, जिसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो आप इसके थ्रू कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं RRB CBT 2 के। एंड दोस्तों एक नया फीचर भी ऐड किया गया है, रेज हैंड। क्लास के दौरान आप सिंपली एजुकेटर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसका भी आप फायदा ले सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आप अभी ले लीजिए और दोस्तों इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अगर आप OJ10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। दोस्तों। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, तो आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा। मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 120/80। बता दें कि मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो सामान्यतः 120/80 मिलीमीटर मरकरी माना जाता है और रक्तचाप की 2 मापें प्रयोग में आती है। ऊपरी माप 120 मिमी को सिस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं और यह वह दबाव है जिसके द्वारा हृदय रक्त को धमनियों में फेंकता है। और निचली माप की बात करें दोस्तों तो 80 मिमी को डायस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं और यह वह दबाव है जिसके अंतर्गत रक्त 2 हृदय संकुचनों के मध्यांतर समय में धमनियों में बहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है दोस्तों। आपको बताना है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आयरन। बता दें कि हीमोग्लोबिन में पाइफायरिन नामक आयरन पाया जाता है और उसके केंद्रक में एक लौह का परमाणु होता है तथा शरीर में यह गैसों के परिवहन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी दोस्तों, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। बताना है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी RBC में। आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन जो कि एक लौह संपन्न प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का वहन करता है और रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लाल रुधिर कणिका किसमें बनती है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। बताना है कि जो लाल रुधिर कणिका होती है वो किसमें बनती है, मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बोन मैरो अस्थि मज्जा। आपको बता दें कि वयस्क प्राणी में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण बड़ी हड्डियों की अस्थि मज्जा में संपन्न होता है और RBC का निर्माण करने वाले ऊतक को इरिथ्रोपोइटिक ऊतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का आकार होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। बताना है कि जो लाल रक्त कणिका होती है उसका आकार कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि लाल रुधिराणु केवल कशेरुकी जंतुओं में पाए जाते हैं और स्तनधारियों के लाल रुधिराणु उभयावतल होते हैं और इनमें केंद्रक नहीं होता और केवल ऊंट तथा लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है।
आपको बताना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डीएनए। बात करें मानव में के रक्त में पाए जाने वाले घटक की बात करें तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा रुधिर प्लेटलेट और डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान है। आपको बताना है कि जो मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके शरीर के भार की लगभग 7% होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शन है। बताना है कि जो वयस्क मानव होते हैं उनमें रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लाल अस्थि मज्जा। यानी अस्थि के मध्य में मज्जा गुहा होती है जिसमें अस्थि मज्जा उपस्थित होती है और उसके मध्य में मज्जा पीली तथा किनारों पर लाल होती है। लाल मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं, कणिकामय श्वेताणु एवं रुधिर पट्टिकाणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर के भीतर खून नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिपैरिन। बता दें कि सामान्यतया मानव शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं बनता क्योंकि रक्त में हिपैरिन नामक विद्यमान रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फाइब्रिनोजेन। यानी मानव शरीर में रक्त को जमने में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। 4 ऑप्शन है। बताना है कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लौह आयरन। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए लौह आवश्यक खनिज लवण है और इसकी कमी से रक्ताल्पता हो जाती है और लोहे का अभिशोषण केवल 10% ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 90%। मानव शरीर में रुधिराणु का लगभग 40 से 99.9% भाग लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और रक्त में लाल रंग हिम के कारण होता है और लाल रक्त कण प्रत्येक श्वेत रुधिर कणिकाओं पर 6 गुना होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 100 से 150 मिलीग्राम। आपको बता दें कि सामान्य व्यक्ति में प्रति 100 मिली रक्त में 100 से 150 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है और इससे अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर हृदय की बीमारी होने की अधिक संभावना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हृदय का काम है। आपको बताना है जो हार्ट यानी हृदय होता है उसका इनमें से क्या कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना जो कि हृदय का कार्य है और यह रुधिर परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय भाग होता है और मानव शरीर में हृदय रक्त को शुद्धिकरण के लिए भी फेफड़ों में पंप करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अल्कोहल शरीर में पहुंचकर क्या प्रभाव दिखाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है जो अल्कोहल होता है वो शरीर में पहुंचकर क्या प्रभाव दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी संवेदनशीलता को कम कर देता है। बता दें कि अल्कोहल साइकोटिन ड्रग होता है जिसका शरीर पर डिप्रेसेंट प्रभाव होता है जिस कारण शरीर की संवेदनशीलता कम हो जाती है।
सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट भी हुआ है। आपको बताना है कि जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ध्वनिक। आपको बता दें कि मैक संख्या किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं, और जब मैक संख्या 1 होती है अर्थात जब वस्तु का वेग ध्वनि के वेग के समान होता है तो वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है। और यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है इनमें से ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। आपको बता दें कि वायु में ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं और ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वर की गुणात्मकता आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो स्वर होती है उसकी गुणात्मकता कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। आपको बता दें कि जब किसी भी ध्वनि स्रोत से किसी आवृत्ति का कोई स्वरक उत्पन्न किया जाता है तो इसमें मूल स्वरक के साथ साथ कुछ अधिस्वरक भी उत्पन्न हो जाते हैं और ध्वनि की गुणता इन अधिस्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर भी निर्भर करती है। यही कारण है कि विभिन्न ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न ध्वनियों की गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, अब मैक्सिमम बार रिपीट होता है। आपको बताएं जो ध्वनि किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी मच्छर की भिनभिनाहट। आपको बता दें कि ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है और अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है और मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व दिए गए अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक होता है क्योंकि इसके भिनभिनाहट की आवृत्ति अन्य विकल्पों की आवृत्ति से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती हैं तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती हैं तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आवृत्ति। आपको बता दें कि जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती हैं तो उनकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है और ध्वनि तरंगों की पानी में चाल जो होता है 1484 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, इनमें से किसके कारण ऐसा होता है। यानी बताना है जो तारे का रंग अलग अलग होता है किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी तापमान, टेम्परेचर के कारण। आपको बता दें अलग अलग तारों का रंग उनके अलग अलग तापमान के कारण अलग अलग होता है और नीले रंग का तापमान अधिक तथा लाल रंग का जो तापमान होता है कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारों के रंगों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। आपको बताना है जो तारे होता है उसके रंगों में परिवर्तन प्रदर्शित क्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तापमान। आपको बता दें दोस्तों कि तारों के रंगों में परिवर्तन उनके तापमान को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बता दें कि जो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है और 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे अवश्रव्य तरंगे तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने और कोई मोटाई मापने, हिमशैल की स्थिति और धातुओं में त्रुटि जानने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
4 क्वेश्चन इसमें एक ही साथ है कि समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई मापने और हिमशैल की स्थिति और धातुओं में त्रुटि जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पराश्रव्य। आपको बता दें कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती है और इससे कम आवृत्ति की तरंगों को अवश्रव्य तरंग और इससे अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। और पराश्रव्य तरंगों में आवृत्ति अधिक होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा होती है, जिससे ये मानव जीवन हेतु पर्याप्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इसका उपयोग रुधिर रहित शल्य क्रिया, ट्यूमर का पता लगाने, दांत उखाड़ने, निष्क्रिय धूल धूम कणों के स्कंदन, समुद्री गहराई आदि का मापन, चट्टानों या हिमशैलों का पता लगाने और धातुओं में त्रुटि ज्ञात करने, कपड़ों की धुलाई, घड़ी, विमान आदि के आंतरिक कल पुर्जों की सफाई आदि में होता है। आपको बता दें कि सोनार में इसी तरंग का भी प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताएं जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में कैसे उड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उनका मार्गदर्शक उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा मार किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि चमगादड़ लगभग 1 लाख आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है और उड़ते समय चमगादड़ स्वयं इन तरंगों को उत्पन्न करते हैं और ये तरंगे जब किसी अवरोध से टकराती है तो इन वस्तुओं से परावर्तित होकर पुनः चमगादड़ द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे उसे सामने अवरोध की जानकारी हो जाती है तथा वह इन अवरोधों से बिना टकराए रात्रि में उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 61 सेमी प्रति सेकंड। आपको बता दें ध्वनि की जो चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है और ध्वनि की चाल परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार बता दें दोस्तों कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है। आपको बताएं जो प्रयोगशाला उपकरण को बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी पायरेट्स कांच। आपको बता दें पायरेट्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरणों को बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता। आपको बताना है कि इनमें से किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वायुदाब, जो कि वायुदाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको बताना जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो इनमें से क्या थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी भौतिक शास्त्री। अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। आपको बताना है जो एक सुपरसोनिक वायुयान होती है उसकी गति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ध्वनि की चाल से अधिक, यानी ऐसे वायुयान जिनकी गति ध्वनि की गति से अधिक होती है उसे सुपरसोनिक वायुयान कहते हैं और ऐसे वायुयान से उत्पन्न आवाज़ वायुयान से काफ़ी पीछे हो जाते हैं और वायुयान के आगे नहीं सुनाई पड़ती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको बताना है जो सुपरसोनिक विमान होता है वो इनमें से किसको हानि पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओजोन मंडल। आपको बता दें सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल के समीप अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान है जिसमें अन्य स्थानिक ईंधन जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होता है जो ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र
क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोफोन। आपको बता दें कि पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को हमारे कान ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए पानी में हमें ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती और पानी में ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन नामक यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि जो सोनार होता है वो इनमें से किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी समुद्री यात्रियों के द्वारा। आपको बता दें सोनार जो कि साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है का संक्षिप्त रूप है और यह एक सुदूर संवेदन प्रणाली है जिसके माध्यम से पानी के अंदर विद्यमान ध्वनि तरंगों का पता लगाया जाता है और इसके द्वारा पनडुब्बियों का पता लगाना, समुद्र की गहराई नापना तथा समुद्र तल का मानचित्र बनाना आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती हैं तब किस परिमाण में परिवर्तन नहीं होता? आपको बताना है कि जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती है तब किस परिमाण में परिवर्तन नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। आपको बता दें जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता परंतु चाल तथा तरंग दैर्ध्य के परिमाण में परिवर्तन होता है और जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती हैं तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है जो वायुमंडल होता है उसमें प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धूल कण। आपको बता दें कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से बनाना है कि जो पराश्रव्य ध्वनि होती है वो किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुत्तों द्वारा। आपको बता दें कि मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 30 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना जो प्रकाश होता है वो सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निर्वात में। आपको बता दें कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सर्वाधिक होती है और सामान्यतया निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का गणनाओं में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मान वास्तविक रूप में मापे गए मान के बहुत निकट है और प्रकाश की चाल को पानी, निर्वात, वायु तथा कांच में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगे हैं। आपको बताना है जो विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी अनुदैर्ध्य। आपको बता दें किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न होने वाली तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, खाली स्थान है, तो परावर्तन की घटना घटित होती है। आपको बताना है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना घटित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नियमित। आपको बता दें दोस्तों कि चमकीली सतह चिकनी तथा समतल होती है, अतः ऐसी सतहों पर जब प्रकाश आपतित होता है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है, अर्थात इस दशा में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? आपको बताना है इनमें से किसमें ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे तेज होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टील में। आपको बता दें कि वायु, पानी और स्टील तथा केरोसिन तेल इन सभी में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है तथा इनमें से स्टील में ध्वनि की जो चाल होती है सर्वाधिक होती है।
सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीले लिटमस वाले पानी से अगर CO2 होकर गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि जो नीला लिटमस होता है वाले पानी से अगर CO2 होकर गुजारी जाए तो परिणामी घोल का जो रंग होगा वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रेड। आपको बता दें कि परिणामी घोल का रंग लाल हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का गुण प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल होता है वो प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोलाइसिस। आपको बता दें कि लवण की जल से अभिक्रिया करके अम्ल और क्षार बनाने की क्रिया जल अपघटन कहलाती है और वस्तुतः यह उदासीनीकरण अभिक्रिया की विपरीत क्रिया है और उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। आपको बताना है जो हाइड्रोकार्बन होता है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कच्चा तेल। आपको बता दें दोस्तों कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं और हाइड्रोकार्बन का सबसे प्रमुख प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम को कच्चा तेल, धात्विक तेल, काला सोना एवं द्रव सोना आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण है क्षति। आपको बताना जो ऑक्सीकरण है उसमें किसकी क्षति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉनों की। आपको बता दें कि ऑक्सीकरण को निम्न पदों में परिभाषित किया जा सकता है। कैसे, तो ऑक्सीजन से संयोग, हाइड्रोजन से वियोग और विद्युत ऋणात्मक अवयवों का बढ़ना और विद्युत ऋणात्मक अवयवों का घटना। इससे स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन की क्षति ऑक्सीकरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको बताना है जो ऑक्सीकरण है उसको इनमें से किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इलेक्ट्रॉनों की हानि। आपको मैंने बताया कि किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कहलाती है। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया में बंधों का टूटना और उसका निर्माण निहित होता है और बंधों को तोड़ने में ऊर्जा की खपत होती है और उसके निर्माण में ऊर्जा मुक्त होती है और इन ऊर्जाओं की प्रकृति के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। आपको बताना इनमें से कौन सी धातु है जो धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मरकरी पारा। बता दें कि पारा जो धातु अन्य धातुओं से मिलकर पारद बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रबर आसानी से घुल जाता है। आपको बताना है जो रबर है वो आसानी से घुल जाता है इनमें से किसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंजीन में। आपको बता दें कि रबर अध्रुवीय होता है जिससे यह जल आदि में न घुलकर बेंजीन में घुलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सल्फर। आपको बता दें दोस्तों कि प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल को तनु करने के लिए हमें, आपको बताना है जो अम्ल होता है उसको तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अम्ल को तनु करने के लिए हमें जल में अम्ल को उड़ेलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगे किरणें उत्पन्न होती है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगे या किरणें उत्पन्न होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अदृश्य। आपको बता दें कि रेडियो एक्टिव परिवर्तन के दौरान उत्पन्न किरणों में अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें होती हैं और इनकी स्थिति स्पेक्ट्रम के अदृश्य भाग में होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असंगत का चयन कीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हीलियम। आपको बता दें दोस्तों कि यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियम धातुएं रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करती हैं, जबकि हीलियम एक अक्रिय गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अपचायक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी NaNO3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेडी मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अपघटन अभिक्रिया का। आपको बता दें कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या अधिक सरल पदार्थों में टूटता है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कही जाती है और लेड नाइट्रेट निम्नलिखित 3 पदार्थों में वियोजित या अपघटित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस है जो ओजोन परत के ह्रास के लिए आवश्यक यानी उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको बताया दोस्तों कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यानी इसका जो सूत्र था CF2Cl2 यह ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होती है और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया हंसाने वाली गैस होती है। कौन सी होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिलिकॉन। आपको बता दें कि भूपर्पटी पर ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है और यह प्रतिशत मात्रा में लगभग 28.2% है और प्रकृति में यह रेत एवं पत्थर के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस है जिसका सर्वोच्च उष्मांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस का जो उष्मांक होता है वो सर्वोच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो रेडियो कार्बन डेटिंग होती है उसकी उम्र ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जीवाश्मों। आपको बता दें कि रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है और जीवाश्मों में कार्बन पाया जाता है और कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो लकड़ी होती है उसकी आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन 14। आपको बताया दोस्तों कि लकड़ी की जो आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 सहायक है। चूँकि पृथ्वी के सभी जीवित प्राणी वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते रहते हैं, इसलिए उन सबकी कोशिकाओं में कार्बन 14 उसी स्तर तक पहुंच जाता है जिस स्तर में वह वातावरण में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी। 4 ऑप्शन है, बताना है जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसके जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अम्लीय। आपको बताया दोस्तों कि अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है।
आपको बताएं जो पेट्रोलियम होता है उसकी गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्टेन नंबर से। आपको बता दें कि ईंधन का ज्वलन समय पूर्व होने से ऊर्जा ध्वनि के रूप में नष्ट हो जाती है जिसे अपस्फोटन कहते हैं और इसे वैज्ञानिक रूप में ऑक्टेन संख्या से व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। आपको बताना है कि इन चारों में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अमोनिया। आपको बता दें कि ऑक्सीजन एवं पारा जो कि तत्व हैं और वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें अभिक्रियाएं नहीं होती हैं और यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। अमोनिया एक यौगिक है जो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है। आपको बताना है कि जो पेट्रोलियम होता है उनमें किसका जटिल मिश्रण होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोपेन और ब्यूटेन। बता दें कि पेट्रोलियम में प्रोपेन तथा ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है और एलपीजी में प्रमुख घटक ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मधुमक्खी मोम। इसके बारे में बता दें तो मधुमक्खी का मोम एक प्राकृतिक पदार्थ है। इसके अनुसार और शेष पदार्थ पेट्रोलियम द्वारा संश्लेषित पदार्थ हैं। यानी मधुमक्खी का मोम जो है वो जो क्या है तो प्राकृतिक पदार्थ है। और बात करें नैफ्थ मिट्टी का तेल पैराफिन मोम जो कि ये पेट्रोलियम द्वारा संश्लेषित पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेल पानी व गैस किसी कुएं में किस आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अगर किसी कुएं में तेल पानी और गैस हैं तो किस आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पानी तेल और गैस। आपको बता दें कि किसी कुएं में अगर आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं तो सबसे पहले पानी होगा, उसके बाद तेल होगा, उसके बाद गैस होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।